गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। क्योंकि आप लोगों को पता है पिछली वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कर रहे थे ना। नाइट्रोजन साइकिल साइकिल क्या होता है, जैसे साइकिल का चक्कर होता है ना, चक्कर यानी कि घुमा फिरा के वहीं पे आ जाना, घुमा फिरा के वहीं पे आना, यानी कि सीरीज ऑफ इवेंट अकर विद इन द एटमोस्फियर सोयल एंड बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी कि नाइट्रोजन घूमती रहेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, सोयल के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम लोगों ने तीन टाइप का देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली तीन टाइप से होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल की हमने बात कर ली थी कि जैसे इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यूरिया फॉर्मेशन होता है, कर ली थी ना बात। अब इसके बाद देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक में भी हमने पढ़ लिया था, एसिड रेन होती है, झमाझम बारिश होती है, उसके अंदर एसिड होता है तो वो नीचे आ जाता है HNO3 की फॉर्म में, HNO3 की फॉर्म में आता है ना। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि डाई एजोट्रोफी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या बोलते हैं, डाई एजोट्रोफी। अब इसके बाद देखो सबसे पहले तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते कौन है, कौन करते हैं, बताया था मैंने, स्माइली स्माइली फेस। कौन था स्माइली फेस का, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, साइनोबैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यूकैरियोट्स यानी कि जो लिविंग बड़े ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे देंगे, प्लांट को हम लोग खा लेंगे, फिर वापस ऐसे फूड चेन चलती रहेगी। ओके, क्योंकि प्लांट को क्या बनाना है, अपना प्रोटीन बनाने हैं, एमिनो एसिड बनाने हैं, डीएनए आरएनए बनाने हैं, है ना, डीएनए आरएनए बनाने हैं, और क्या करना है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन करना है, वेजिटेटिव ग्रोथ करनी है, तो नाइट्रोजन तो बहुत जरूरी है ना, नाइट्रोजन के पीछे ही मारा मारी थी। तो देखो ये स्माइली करता करता प्रोकैरियोट्स है ना। अब हम लोग इसका डिवीजन करते हैं, किसका डिवीजन करते हैं, बेचारे स्माइली प्रोकैरियोट्स का हम डिवीजन करते हैं कि इतने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ओके, काफी चालाक होते हैं ये, है ना, हमसे तो काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। तो देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप से होता है, कितने टाइप से होता है, दो टाइप से। कितने टाइप से होता है, दो टाइप से। सबसे पहले फ्री लिविंग फॉर्म में, किस फॉर्म में, फ्री लिविंग। दूसरा क्या आ गया, सिम्बायोटिक। क्या आ गया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब फ्री लिविंग कौन से होते हैं, फ्री लिविंग यानी कि फ्री रहेंगे, क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, कोई डर नहीं है ना, किसी का भी कोई डर नहीं है, फ्री रहेंगे। यानी कि फ्री का मतलब कैसे है, यहाँ पे जैसे ये प्लांट की सूट है, ये नीचे क्या है, इसकी रूट है, या क्या है, रूट हेयर, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोट, यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया इसके साथ अटैच नहीं रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तब। जैसे हम लोग सिम्बायोटिक में बात करेंगे, ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पे नोडुल बना लेते हैं रूट के अंदर नोडुल बना लेंगे, और नोडुल जो यानी कि रूट की सेल है, जैसे ये सेल ने ग्रो करके डिवीजन करके क्या बना लिया, नोडुल बना लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, रूट नोडुल हो गया। हर एक सेल के अंदर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, और ये क्या बैक्टीरिया यहाँ पे बैठा बैठा क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। आगे बात समझ में, यानी कि जो नोड्यूल के अंदर बैठे बैठे जिनको ज्यादा ठंड लगती है आज के मौसम में, वो क्या करेंगे, नोड्यूल के अंदर बैठ जाएंगे, और नोड्यूल के अंदर बैठ के क्या कर देंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सिम्बायोटिक। अब फ्री लिविंग है, किसी का डर नहीं है, ना गर्मी लगती ना ठंड लगती, यानी कि सोयल में पड़े पड़े नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहेंगे, रूट की जरूरत नहीं है, रूट की जरूरत नहीं है, रूट के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, ये रूट के साथ एसोसिएट होते हैं, इसलिए इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे एसोसिएटेड। ठीक है, एसोसिएटेड के एग्जांपल देखेंगे अपन, जो एसोसिएटेडली क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि किसी ना किसी ग्रुप ऑफ क्रॉप के साथ क्या रहेंगे, एसोसिएटेड रहेंगे। ठीक है, अब करते हैं सबसे पहले फ्री लिविंग की बात। फ्री लिविंग की बात कर रहे थे ना, तो देखो फ्री लिविंग यानी कि ये फ्री रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है क्रॉप की। ठीक है, रूट के साथ चिपका नहीं रहेगा, ना रूट की सेल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो फ्री लिविंग का भी फर्दर डिवीजन कर दिया मैंने, किसमें डिवीजन कर दिया, एरोबिक और
एनएरोबिक में, किसमें? एरोबिक और एनएरोबिक में। यानी कि ये तो ऑक्सीजन की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, यानी कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे वो उनको क्या बोलेंगे? एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और वो भी क्या होंगे? फ्री लिविंग। ओके। एनएरोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, विदाउट ऑक्सीजन क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एनएरोबिक बैक्टीरिया, है ना? एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोल देंगे या नहीं बोल देंगे? बोल देंगे, बोलना ही पड़ेगा। जब रिम्पी मैम बता रही है तो बोलना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है वैसे आप लोगों की, है ना? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एरोबिक की। एरोबिक की एग्जांपल देख लो। ए के बाद क्या आता है? बी। ए के बाद क्या आता है? बी। तो इसके एग्जांपल याद कर लेना, एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया। एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया कर लोगे याद। अब एनएरोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कौन कौन से करेंगे? क्लोस्ट्रीडियम और रोहोडोस्पाइरिलम। क्लोस्ट्रीडियम और रोहोडोस्पाइरिलम। स्पाइरिलम इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी स्पाइरल शेप है, ये है ना, ऐसे ऐसे शेप है, तो ये रोहोडोस्पाइरिलम। क्लोस्ट्रीडियम और रोहोडोस्पाइरिलम क्या हो गया? क्लोस्ट्रीडियम, रोहोडोस्पाइरिलम एनारोबिक के एग्जांपल हो गए। एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया किसके एग्जांपल हो गए? एरोबिक यानी कि एबी। एरोबिक यानी कि एबी। एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया। एजोटोबैक्टर किसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? वीट के अंदर करता है, सोरगम के अंदर करता है, मेज के अंदर करता है ना। यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वीट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? बताओ। एजोटोबैक्टर करता है। कौन करता है? एजोटोबैक्टर। और जो ये एरोबिक है, एरोबिक के अंदर और भी आएंगे एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया। कुछ एक साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि एरोबिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। इनको क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गा। यानी कि सबसे पहले जब धरती बनी थी, धरती बनने के बाद जैसे बैक्टीरिया आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे, प्रोकैरियोट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा ऐसा आया था जिसके अंदर सबसे पहले क्लोरोफिल बना। क्लोरोफिल। और इसने क्या की? धरती पे सबसे पहले ऑक्सीजन रिलीज की, O2 रिलीज करने वाला धरती के ऊपर सबसे पहला कौन था? ब्लू ग्रीन एल्गा और साइनोबैक्टीरिया था। इवोल्यूशन की बात छोड़ो, मैं आप लोगों को सीधे सीधे एग्जांपल बताती हूँ, है ना। इवोल्यूशन जब सर पढ़ाएंगे तब पढ़ना। ओके, यहाँ पे एग्रीकल्चर के टॉपिक की बात कर लो। फोकस करो, फोकस, है ना, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है। अब देखो, इसके अंदर आएगा नोस्टॉक, एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गा है। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गा हैं जो एरोबिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कैसे करेंगे? एरोबिकली यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। एजोटोबैक्टर बेजरनिकिया बैक्टीरिया का एग्जांपल हो गया। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा जो होगी, ब्लू ग्रीन एल्गा, उसका एग्जांपल हो गया नोस्टॉक और एनाबीना। कर लोगे एग्जांपल याद। अब इसके बाद आता है एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लोस्ट्रीडियम और रोहोडोस्पाइरिलम। कर लोगे। अब इसके बाद आता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक की बात कर लेते हैं। सिम्बायोटिक की जैसे मैंने बात की आप लोगों के सामने कि ये पौधा है, ये पौधे की क्या है? रूट है। रूट के अंदर क्या बना लेंगे? नोडुल बना लेंगे, और ये प्रोकैरियोट बैठा बैठा हंसेगा और यहाँ पे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके फिक्स कर देगा। फिक्स करके प्लांट को दे देगा। फिक्स करके किसको दे देगा? प्लांट को। और ये प्लांट है बेचारा, क्या है ये? प्लांट। प्लांट क्या देगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज बना के प्रोकैरियोट को देगा, क्योंकि प्लांट का तो फायदा है, इसको नाइट्रोजन मिल रही है। पर अब देखो, चिंदी सा है बैक्टीरिया, है ना, इतना सा, इत्तू सा है। जब इत्तू से बैक्टीरिया को इत्तू से ग्लूकोज चाहिए तो क्या फर्क पड़ेगा? प्लांट थोड़ी सी और बना लेगा एक्स्ट्रा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर इसको क्या मिल जाएगी? नाइट्रोजन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? अच्छी खासी नाइट्रोजन मिल जाएगी ना। अब सिम्बायोटिक के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। सिम्बायोटिक के अंदर हम लोग जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो है, देखो 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 देखो, अरे देखो,
देखो जो लेग्यूमिनस के साथ करेंगे, यानी कि जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो कौन से हैं? सबसे पहले तो सबसे चालाक राइजोबियम। सबसे चालाक कौन है? राइजोबियम। और कौन? एजो राइजोबियम। एजो राइजोबियम। और तीसरे नंबर पे आ गया ब्रैडी राइजोबियम। ब्रैडी राइजोबियम, यानी कि राइजोबियम आ गया तो क्या होगा? एजो राइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम, राइजोबियम क्या करेंगे? ये लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। किसके अंदर करेंगे? लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। अब देखो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर, किसके अंदर? नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? नॉन लेग्यूमिनस के अंदर तुम्हें एग्जांपल ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा नाम फ्रेंकिया। फ्रेंकिया, फ्रेंकिया क्या करता है? फ्रेंकिया करता है एल्नस, एल्नस प्लांट होता है, और कैजुरीना। कैजुरीना, कौन सी रीना? कैजुरीना। कौन सी रीना? कैजुरीना। अब देखो एल्नस और कैजुरीना प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा वो होगा फ्रेंकिया। ये लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है, लेग्यूमिनस नहीं है, तो नॉन लेग्यूमिनस के साथ किसने किया नाइट्रोजन फिक्सेशन? फ्रेंकिया ने किया। कर लोगे याद, हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखो सिम्बायोटिक के अंदर साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल याद करने हैं कुछ। साइनोबैक्टीरिया क्या हो गया? एनाबीना एजोला। एनाबीना एजोला। एनाबीना एजोला क्या है? एनाबीना हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फ्री लिविंग कंडीशन में भी क्या कर सकता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। पर ये एजोला के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो ये किसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? राइस फील्ड के अंदर। किसके अंदर करता है? राइस फील्ड के अंदर। यानी कि राइस फील्ड के अंदर एनाबीना और एजोला। सबसे पहले देखो एजोला क्या है? एजोला होती है फर्न, ठीक है, यानी कि ये फर्न प्लस ब्लू ग्रीन एल्गा का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ये देखो एजोला फर्न हो गई, एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ब्लू ग्रीन एल्गा और फर्न का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन हो गया, और ये किसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? राइस फील्ड के अंदर। किसके अंदर करेगा मेरे बच्चों? राइस फील्ड के अंदर। अब जैसे देखो ये राइस फील्ड है, क्या है? ये खेत है। खेत किसका खेत है? ये धान का खेत है, यानी कि राइस का फील्ड है। अब राइस के फील्ड के अंदर एनाबीना एजोला डाल दिया तो ये इसकी 50% यील्ड, यानी कि देखो बहुत हैरान कर देने वाली बात है, 50% यील्ड इंक्रीज कर दी, है ना। तो देखो कोई चीज हमने ऐसी डाली जो नाइट्रोजन बढ़ा देगी, सोयल में नाइट्रोजन बढ़ा देगी और यील्ड को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देगी, यानी कि 50% यील्ड इंक्रीज कर दी, तो हमें यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। यूरिया डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। तो यानी कि ये जो फर्टिलाइजर की खपत है इसको 35 to 40% कम कर देता है। कितना कम कर देता है? 35 to 40%। क्या? अकेला ब्लू ग्रीन एल्गा और एजोला, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा और फर्न का कॉम्बिनेशन एनाबीना एजोला। ध्यान में रख लोगे, एनाबीना एजोला क्या करता है? राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगर राइस फील्ड में एनाबीना एजोला डाल दिया तो 50% पैदावार बढ़ जाएगी, और पैदावार बढ़ जाएगी, खर्चा कम होगा। खर्चा कम कैसे होगा? क्योंकि ये फर्टिलाइजर की खपत को कम कर देता है। कितना कम कर देता है? 35 to 40% कम कर देता है। हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कि सबसे पहले तो ये नोड्यूल जो बनाते हैं ना, राइजोबियम इतना चालाक है, इन्फेक्शन करके प्लांट के अंदर क्या बना लेगा? नोड्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा? नोड्यूल। अब ये जो नोड्यूल बनाता है, नोड्यूल बनाने के बाद उसके अंदर रहता है, क्योंकि इसको ठंड ज्यादा लगती है राइजोबियम को। ये ट्रिक है याद करने की कि ठंड ज्यादा लगती है इसलिए नोड्यूल में रहता है। ऐसे मत कर देना कि वहां पे ऐसे क्वेश्चन ढूंढने लग जाओ कि ये तो नोड्यूल के अंदर राइजोबियम रहते हैं, इसको तो ठंड लगती है ना। तो याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं, कि जो सिम्बायोटिक होते हैं यानी कि उनको ठंड लगती है, रूट के अंदर रहते हैं, ठीक है, नोड्यूल के अंदर। कहीं ढूंढने लग जाओ ऐसे करके कि पेपर में ये दिखाओ मुझे ठंड कहाँ लग रही है राइजोबियम को, है ना। ये ट्रिक है सिर्फ, और ट्रिक्स याद करने के लिए होती है ना। रिम्पी मैम फेमस किसके लिए है? ट्रिक्स के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में जहां जहां ट्रिक्स पढ़ोगे
तो मेरा इनाम आएगा ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं नोडुल कैसे बनते हैं। क्या देखते हैं? नोडुल। ये शाही भी कम खत्म होगी, देखो मार्कर ने भी हिम्मत हार ली है ना। मार्कर हिम्मत हार गया, पर हमें नहीं हारनी है ना, क्योंकि मेरी क्लास में तो बच्चे वैसे ही पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। एनर्जी होगी या खत्म होगी तुम्हारी? रखनी पड़ेगी, अभी तो सेशन की शुरुआत है ना। और कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैम आप बीच बीच में जोक्स मत मारा करो, ऐसे मत पढ़ाया करो, हमारा टाइम वेस्ट होता है ना। कई बच्चे होते हैं बिल्कुल किताबी कीड़े जो ऐसे सोचते हैं कि मैम ऐसे मत किया करो, है ना, क्लास के बीच में, है ना। हम तो किताबी कीड़े हैं, हमें जोक्स पसंद नहीं है, हमें तो अगर क्लास में नींद आने लग गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हंसाया मत करो। होते हैं ना। बहुत टाइम है बच्चों, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, सिलेक्शन होगा जरूर होगा, ठीक है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, टाइम बहुत है, हमें पता है ना तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तुम लोग क्यों घबराते हो? जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ो, जो जो स्टेप हम बता रहे हैं वैसे वैसे चलते जाओ, रैंक आएगी अच्छी। सिलेक्शन की बात करते हो, रैंक पर फोकस क्या करोगे, हमें फर्स्ट रैंक लेके आनी है। ओके, तो देखो हम लोग किसकी बात कर रहे थे कि इन्फेक्शन कैसे होता है, यानी कि नोडुल कैसे बनते हैं। अब ये क्या हो गई? रूट हो गई, है ना, ऐसी नहीं होती पर मैंने बना दी। अब देखो ये क्या है? रूट का हेयर है। क्या है ये? रूट का हेयर है, ठीक है। अब ये रूट हेयर है, यहाँ पे राइजोबियम है, यहाँ पे क्या पड़ा है साइडों में? राइजोबियम। अच्छा, राइजोबियम पड़ा है तो इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा? इन्फेक्शन। क्या क्रिएट हो जाएगा? इन्फेक्शन। अब जैसे ही इसको इन्फेक्शन होता है, यानी कि जैसे ही रूट को क्या होगा? इन्फेक्शन। ये देखो रूट का ये थ्रेड, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी कि जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चला गया अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चला गया ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन अंदर घुस गया। कहाँ घुस गया? अंदर। अब देखो ये राइजोबियम, यहाँ पे क्या है? राइजोबियम, है ना। बिल्कुल स्माइल कर रहा है, हंसेगा ना ये तो, स्माइल तो करेगा क्योंकि इन्फेक्शन कर दिया इसने, इन्फेक्शन कर दिया। अब ये अंदर जाएगा, राइजोबियम आ गया सेल के अंदर, राइजोबियम अंदर आ गया। अब देखो, ठीक है, ये इसकी रूट है, ये रूट का हेयर है, वापस ठीक हो गया ये, क्योंकि राइजोबियम को अंदर लेना था, ले लिया। अब ये राइजोबियम अंदर आ गया, ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा। क्या करेगा? डिवीजन। जैसे जैसे सेल डिवाइड करती जाएंगी, राइजोबियम हर एक सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, यानी कि ये सेल डिवाइड कर गई और इन्होंने क्या बना दिया? नोडुल बना दिया। क्या बना दिया मेरे बच्चों? नोडुल। अब देख लो, जैसे ये नोडुल है, क्या है ये? नोडुल। इसके अंदर इतनी सारी सेल हो गई, क्या हो गई? इसके अंदर इतनी सारी सेल, जितनी भी सेल है सबके अंदर क्या मिलेगा? राइजोबियम, यानी कि राइजोबियम मल्टीप्लाई कर गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? नोडुल का। किसका हो गया? नोडुल। अब जो राइजोबियम है इसके अंदर एक जीन है, नाइट्रोजिनेज। कौन सा जीन है? नाइट्रोजिनेज। अब नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, N2 है, O2 है, CO2 है, सारी गैसें है ना। अब इसको नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज को क्या चाहिए? N2 चाहिए। नाइट्रोजिनेज को क्या चाहिए? N2। नाइट्रोजिनेज N2 ले लेगा, फिक्स करके प्लांट को दे देगा ना। अब अगर N2 की जगह इससे होगी O2 अटैच, नाइट्रोजिनेज के साथ अगर N2 की बजाय होगी O2 अटैच, तो ये क्या होता है? इसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? सेंसिटिव। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन से छुटकारा पाना पड़ेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो ये क्या नहीं करता? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, क्योंकि O2 के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है ऑक्सीजन आती। ऑक्सीजन क्या कर देगा? लॉक लगा देगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करना। अब देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बचाने के लिए नोडुल के अंदर क्या होता है? किससे बचाने के लिए? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के से बचाने के लिए नोडुल के अंदर बनता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? लेग हीमोग्लोबिन।
अब लेग हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को ट्रैप, यानी कि इसके आसपास जितनी भी ऑक्सीजन होगी लेग हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचा लेगा, यानी कि उसने अपने पीछे छुपा लिया नाइट्रोजिनेज को। अब नाइट्रोजिनेज क्या करता रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो लेग हीमोग्लोबिन है वो O2 को लेके एस करेगा, O2 को लेके एस करेगा। अब O2 को लेके एस करेगा तो ऐसी ऐसा, ठीक है, यानी कि इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंकिश कलर। लेग हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, पिंक होता है या रेडिश पिंक होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रेडिश पिंक लगे तो भी टिक कर देना, पिंक में ढूंढने लग जाना, अगर पिंक दिखे तो भी टिक कर देना। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर हम लोग नोडल को काट देते हैं तो उसका रंग हमें कैसा दिखाई देता है, गुलाबी दिखता है, गुलाबी नगरी वाला, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग नोडल को काटते हैं तो इसका रंग हमें पिंक दिखेगा, कैसा दिखेगा, गुलाबी दिखेगा, कैसा दिखेगा, गुलाबी, ठीक है। रेडिश पिंक के ऑप्शन में हो तो वो भी टिक कर देना, कर दोगे। आ गया समझ, आ गया ना। अब देखो हमने सारा का सारा पढ़ लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है इससे वो बनेगा कि राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज है और किस क्रॉप के अंदर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, ठीक है। अब राइजोबियम की हैं 6 स्पीसीज। कितनी स्पीसीज हैं, ठीक है, 6 स्पीसीज है और एक आता है काउपी राइजोबियम, यानी कि टोटल हमें 7 पढ़नी है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ, ठीक है। आप लोग 1 सेकंड का ब्रेक ले लो, इतने में मैं यहाँ पे टेबल बनाती हूँ, फिर आप लोगों को करवाऊंगी नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा, ओके। तो मेरे बच्चों देखो टेबल तैयार है। 7th हमने स्पीसीज लिखी है, जीनस लिखी है, और कौन कौन सी जीनस के अंदर ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। देखो सबसे पहले आ गया राइजोबियम मेलिलोटी। आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा कि अल्फा अल्फा ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो कौन करता है, राइजोबियम मेलिलोटी करता है। कौन करता है, राइजोबियम मेलिलोटी। ऐसे क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2018 के पेपर था, जो 2018 में क्वेश्चन आया था, सॉरी 19 में क्वेश्चन आया था कि क्लोवर बीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम ट्राइफोलाई करता है। कौन करता है, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पी ग्रुप के अंदर कौन करेगा, फेशियोलस ग्रुप के अंदर कौन करेगा, ल्यूपिन के अंदर कौन करेगा, सोयाबीन ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले तो ग्रुप्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप्स के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है या अलग से दिया जा सकता है। मेडिकागो सटाइवा के अंदर, मेलिलोटस इंडिका के अंदर, विशिया सटाइवा के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखो राइजोबियम मेलिलोटी। मेलिलोटी से पता चल रहा है, यानी कि मेलिलोटस के अंदर करेगा, मेलिलोटस इंडिका के अंदर, ठीक है। जीनस दी जाएगी तो जीनस से आप लोगों को पहचानना है। राइजोबियम मेलिलोटी अल्फा अल्फा ग्रुप के अंदर करेगा, यानी कि मेडिकागो सटाइवा के अंदर, मेलिलोटस इंडिका के अंदर, ट्राइगोनेला के अंदर, ठीक है। मेलिलोटी से पता चल रहा है मेलिलोटस के अंदर, मेलिलोटस के साथ एम से आ गया मेडिकागो सटाइवा, आ गया ना, और एक ट्राइगोनेला। अब इसके बाद ट्राइफोलाई क्लोवर बीन के अंदर, किसके अंदर, क्लोवर बीन के अंदर। अब इसके बाद आ गया राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम यानी कि लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस यानी कि पी फैमिली, सबसे बड़ी फैमिली होती है ना पी फैमिली। अब पी फैमिली के अंदर जैसे पाइसम सेटाइवम मटर आ गया, विसिया सेटाइवा, लेंस एस्कुलेंटम लेंटिल आ गया, ठीक है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम किस किस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ऐसे आ जाए तो पी ग्रुप के अंदर, और पी ग्रुप के अंदर भी पी ग्रुप ना हो तो पाइसम सेटाइवम के अंदर, या विसिया जो जीनस है उसके अंदर, विसिया सेटाइवा, लेंस एस्कुलेंटम यानी कि लेंटिल के अंदर, ओके। राइजोबियम फेशियोली नाम से पता चल रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि फेशियोलस ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो फेशियोलस ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम फेशियोली, कर लोगे। अब इसके बाद आता है राइजोबियम ल्यूपिन यानी कि ल्यूपिन ग्रुप के अंदर कौन करता है, इसके अंदर आता है ल्यूपिनस जीनस और ऑर्निथोपस जीनस। कौन सी आती है, ल्यूपिन और ऑर्निथोपस, कर लोगे। तो ल्यूपिन ग्रुप के अंदर आएगा क्वेश्चन कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो पहचान लोगे ल्यूपिन से ल्यूपिन, यानी कि राइजोबियम ल्यूपिन। राइजोबियम जैपोनिकम किसके अंदर करता है, सोयाबीन यानी कि ग्लाइसिन मैक्स ग्रुप के अंदर, ठीक है।
सोयाबीन ग्रुप के अंदर। अब इसके बाद आता है काउपी राइजोबिया। काउपी और राइजोबिया का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि काउपी राइजोबिया जो बैक्टीरिया है राइजोबियम है, वो काउपी ग्रुप, यानी कि काउपी नाम से पता चल रहा है ना, तो काउपी ग्रुप के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और काउपी ग्रुप में कौन आते हैं, विग्ना, सटाइवा, अरेकिस, हाइपोजिया यानी कि मूंगफली, फेशियोलस वल्गैरिस, कैजुनस, कैजान आ गया और डोलिकस आ गया। तो ये क्या करता है, इन जिनस के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोगों को जैसे मैंने बताया ना, ऐसे ही सबसे पहले टेबल बनानी है, टेबुलर फॉर्म बना के एक साइड राइजोबियम की जीनस लिख देनी है और दूसरी साइड इसका होस्ट कौन सा है, यानी कि किसके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो ऐसे लिख के एक एक करके याद करनी है, यानी कि जैसे अल्फा अल्फा ग्रुप के अंदर मेलिलोटस आएगा तो मेलिलोटी करेगा, ठीक है। काउपी राइजोबिया काउपी ग्रुप के अंदर करेगा, ल्यूपिन वाला ल्यूपिन ग्रुप के अंदर करेगा, फेशियोली फेशियोलस ग्रुप के अंदर करेगा और ट्राइफोलाई क्लोवरबीन के अंदर करेगा। कर लोगे। और इसके अंदर कौन कौन से आगे फर्दर अल्फा अल्फा ग्रुप के अंदर कौन से आते हैं, पी ग्रुप के अंदर कौन से आते हैं, याद करनी पड़ेगी ना जिनस, जो भी जिनस पी ग्रुप में आएगी, जैसे पाइसम आ गई, वीसी आ गई, लेंस, ठीक है, लेंस लेंटिल आ गया। तो याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। और हो सकता है मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक भी करवा दूं, अगर इसकी कोई अच्छी से ट्रिक बनी तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। वैसे देखो ल्यूपिन है तो ल्यूपिन ग्रुप के अंदर कर रहा है, फेशियोली है तो फेशियोलस के अंदर कर रहा है, मेलिलोटी है तो मेलिलोटस के अंदर कर रहा है, काउपी राइजोबिया तो काउपी ग्रुप के अंदर कर रहा है। इतना मुश्किल भी नहीं है, ये थोड़ी बहुत जिनस आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो यहीं पे खत्म होता है आज का हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी डिटेल में पढ़ लिया है हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सारे क्लियर करवा दिए, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके गाइस, पूरी एनर्जी के साथ ऐसे ही पढ़ते रहना और मोटिवेशन तो हम लेते रहते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस तो मैं आप लोगों की लेती रहूंगी, ठीक है। हारना मत कभी भी, ओके। क्योंकि हार्ड वर्क के बिना बच्चों कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे एक राजा ने किसी को बोल दिया, वजीर को बोल दिया कि मुझे ना सुखी रहना है, तो मुझे जो भी सबसे ज्यादा सुखी है ना संसार में उसकी शर्ट ला के दो, मैं वो पहनूंगा, बोल दिया। तो वो हर जगह ढूंढने चले गए कि कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मिल जाए जिसकी हाँ राजा को शर्ट पहना सके, वो सुखी हो जाए। बहुत परेशान था वो, ठीक है। और वैसी बात है, जिसके पास धन ज्यादा होता है ना परेशानी होते हैं, है ना। अब इसके बाद देखो वो हर जगह घूमे प्रजा में, उनको कहीं पे भी सुखी नहीं मिला। वो गरीब है, वो गरीबी से दुखी, कोई किसी चीज से दुखी, कोई किसी चीज से दुखी। फिर वो राजा के पास आके बोलते हैं कि वो तो हमें तो ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं मिला। फिर उसके बाद राजा बोलता है कि हटो तुम लोग, मैं खुद ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है। राजा कहीं दूर चला जाता है, दूसरे कहीं दूर गांव में चला जाता है, अपनी प्रदेश को छोड़ के ही चला जाता है। तो क्या होता है, वहां पे किसान खेत में काम कर रहा होता है, तो किसान से राजा पूछता है कि तुम सुखी हो। वो बोलता है हाँ बस खा पी लेते हैं, मेहनत की कमा रहे हैं, जितना कमाते हैं उतना खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, अपन तो सुखी है वो। तो फिर राजा खुश हो गया कि कोई तो सुखी मिला, इसकी शर्ट पहन के मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, उसने बोला कि भैया तुम मुझे ना अपनी शर्ट दे दो, जितने पैसे मांगोगे मैं उतने दे दूंगा। तो किसान बोलता है कि मेरे पास कोई भी शर्ट नहीं है, ठीक है, मैं सुखी हूँ, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है, मैं तो जितना कमाता हूँ खाता हूँ बस पेट भरने के लिए, हम मेरी फैमिली सुखी सुखी घर परिवार चल रहा है मेरा। तो राजा फिर चिंता में आ गया कि यानी कि वो इतनी मेहनत कर रहा है और फिर भी वो सुखी है ना, उसके पास पहनने के लिए कपड़े। यानी कि बच्चों अगर हमें मोटिवेटेड रहना है, हमें स्माइल करते रहना है, तो हर रोज का काम हर रोज किया करो, ओके। क्योंकि आप लोग काम पेंडिंग छोड़ देते हो ना तो वो टेंशन बन जाती है। और किसान क्या करता है, जितना कमाता है उतना खा लेता है, वो सुखी है। अब राजा के पास भंडार भरे थे पर वो सुखी नहीं था, ठीक है। यानी कि हार्ड वर्क करो, ऊंचे सपने देखो, उनको अचीव करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे सपने होते हैं ना जो सोने नहीं देते, तो ये वही सपना है एग्रीकल्चर का जो सोने नहीं देगा। क्योंकि बच्चों आगे आगे और बाकी जितने सेक्टर है ना वहां पे भीड़ बढ़ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जहाँ पे काफी ज्यादा स्कोप है। तो आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच बच्चों।